तो हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको पहले के सारे लेक्चर्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आज भी मैं ऐसा लेक्चर लेकर आया हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस वाइज तो चलना ही था, लेकिन हमें इस तरीके से चलना है कि हर एक चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लिया जाए। ऐसे चैप्टर जैसे उत्तर पूर्व पठार, जिसे मेघालय का पठार भी कहते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पहाड़ियां, इन्हें हमें देखते हुए याद नहीं कर पाते हम लोग। अक्सर हम लोग याद करने में इन चीजों को कतराते हैं, लेकिन आज मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक से एक पॉइंट बताऊंगा जो आपको इतना अच्छा याद होंगे कि आप भी बोलोगे कि हाँ, मेरे मास्टर ने क्या अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है दोस्तों, बिना देरी करते हुए एक बार मैं फिर आपको बोल देता हूं कि अगर हमारी वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिए। और हर एक छोटे से छोटे गांव के लोगों के पास जिनका सपना है कुछ करने का, कुछ बन दिखाने का, तो उनके पास शेयर कीजिए। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बनाया ही इस पर्पज से गया है ये चैनल कि इसमें किसी भी टाइप से कोई भी 1 रुपया भी आपसे कभी भी नहीं लिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे उत्तर पूर्व पठार, यानी मेघालय का पठार भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इस तरीके से लाइन बनाते हैं, फिर एक इस तरीके से करते हैं और एक इस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये आज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट्स। ठीक है, तो आज क्या है, यहाँ पर लिखो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तारित भाग। ठीक है, मतलब कि जो प्रायद्वीपीय पठार था, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं पठार। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका क्या है, उसी का ये एक रूप है, उसी का हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से समझो। तो इसे हम उसी तरीके से इसको पैक करो, क्योंकि हमें समझना है बेहतरीन तो करना भी पड़ेगा बेहतरीन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आपको लिखना है, सेकंड पॉइंट की यहाँ पे क्या क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। यहाँ पे मिलता है कोयला, ठीक है, फिर लोहा और चूना। ठीक है, देखो कोयला, लोहा, चूना, ठीक है, पत्थर, चूना पत्थर ऐसे लिखो। और आदि खनिज पदार्थों का ऐसे लिखो, आदि जो खनिज पदार्थ है ना, खनिज पदार्थों का भंडार है, पदार्थों का भंडार, बस इतना लिख लेना है। ठीक है, तो ये खनिज पदार्थों का भंडार है और यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप लोगों को इसी तरीके से इसे भी क्या करना है, पैक कर लेना है। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताया करो, क्योंकि जब कमेंट करते हो तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मतलब अच्छा फील होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे करो, ये पश्चिम बंगाल के मालदा गेट। अब देखो यहाँ पे मैं पहले लिखवाऊंगा ये वाला पॉइंट, फिर इसे समझाऊंगा। पश्चिम बंगाल के, अब यहाँ पे लिखो, देखो दोस्तों, मैं इसलिए यहाँ पे ये करने वाला हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मालदा गैप, मालदा गैप, और ये इस तरीके से करो, ये कहाँ पे है, राजमहल पहाड़ियों एवं मेघालय पठार के बीच, राजमहल पहाड़ियों एवं मेघालय पठार के बीच। ठीक है, मेघालय पठार तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, और ये कहाँ पे है, राजमहल पहाड़ियों एवं मेघालय पठार के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको देखना है। और इसमें मतलब अब मैं बताता हूं, के कारण, यहाँ पे लिखा था ना मालदा गेप के कारण अलग हुआ, के कारण
अलग हुआ। बस इतना याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूं मालदा गैप क्या है। कोई भी चीज एक गैप होता है, तो इस गैप को इन्होंने मालदा गैप कहा। और ये गैप कैसे बन गया, जब आपने देखा होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया यहां से जब यहां गया तो उसमें हल्की सी टूट फूट हुई और फिर वो धीरे जाकर यहाँ मेघालय गैप बन गया, है ना। इधर मेघालय आ गया। तो मेघालय के जो ये वाला हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, इसे माल्टा गैप कहा जाता है। ये आगे मैं और भी समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, और मैपिंग के थ्रू भी इसको समझाऊंगा मैपिंग वाली क्लास में भी, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं। ठीक है। उसके बाद आइए एक पॉइंट इस तरीके से लिखते हैं, इसका अन्य नाम। तो अन्य नाम इस तरीके से लिखिए। अब अन्य नाम इसे क्या बोलते हैं, अन्य नाम यानी कार्बी एंगलोंग। ये पूछा जाता है। देखो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो मैं उसे रेड पेन से लिखता हूं। ठीक है, कार्बी एंग, ऐसे लिखो, एंग लॉन्ग पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ी, उत्तर कचार पहाड़ी, यानी इस नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। तो हमें इस तरीके से याद करना है कि इसे किस नाम से, कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अब आते हैं, सबसे पहले दोस्तों हमने एक पॉइंट नहीं किया, एक चीज, मतलब ये जो हमने हर वीडियो में किया है और हर एक क्लास में भी किया है कि इसे जरूर इस तरीके से आप लोग पैक करना। अभी देखो ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल समझ, मतलब समझ में तो आ रहा है कि बिल्कुल खुला खुला है। अब अगर हम इसको इसी तरीके से बंद कर देते हैं, तब देखिए दोस्तों, अब देखिए कि कितना बेहतरीन समझ में आया, आया ना। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बार बार फोर्स इसीलिए करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से जरूर पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको देखना है इसी में इस तरीके से कि अधिकतर वर्षा कहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से यहां पर आती है। तो अधिकतर वर्षा वर्षा दक्षिण पश्चिम में मानसून भी पढ़ाऊंगा, अभी आने वाला है, एक दो क्लासेस के बाद मानसून का चैप्टर आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। तो अधिकतर वर्षा कहाँ से मिलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये सवाल आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट इस तरीके से लिखो, यहाँ पे कौन कौन सी जातियां मिलती हैं, गारो पहाड़ियां मिलती हैं, गारो, खासी, जयंतियां, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां, पहाड़ियां क्या है, मिलती हैं। और ये कहाँ पे हैं, ये मेघालय में है, मेघालय में। ठीक है। इस तरीके से याद रखो और इसको भी पैक करो बादलों में, बस। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट इस तरीके से आप लोग देखो कि लास्ट पॉइंट ये वाला होने वाला है, इसे क्या कहते हैं, अति अपर्दित क्षेत्र है, मतलब टूटा फूटा घिसा पिटा है, अति अपर्दित क्षेत्र है। ठीक है। क्या दोस्तों, अति अपर्दित क्षेत्र है। बस इतने इतने से पॉइंट आपको लिख लेने हैं और देखो कितना बेहतरीन समझ में आ रहा है। कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे भी हम लोग अभी देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी देखेंगे, फिर सतपुड़ा देखेंगे, फिर नीलगिरी भी देखेंगे। ठीक है। थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आइए हम लोग लिखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है कि भारत की प्राचीनतम, ये सबसे पुरानी है, भारत की प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब भारत की, दुनिया की भी। ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, एवं विश्व की, एवं विश्व की, एवं विश्व की प्राचीनतम
प्राचीनतम एवं दोस्तों विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। अब ये पॉइंट देखो दोस्तों, आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसी का नाम आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इस वाले चैप्टर में ऐड किया कि भाई मुझे पढ़ाना बहुत बेहतरीन तरीके से है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसे पैक कर लिया। उसके बाद आते हैं इसके विस्तार पे। इसके विस्तार पे देखें तो विस्तार को रेड पेन से लिखते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली का जो पार्लियामेंट बना है ना, वो इसी पे ही बना है। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं दिल्ली, बस इतने में ये क्या है, यहां इसका विस्तार है। ठीक है, यानी जैसे मैं बताता हूं इधर, जैसे ये हमने मैप बना लिया। ठीक है, कैसा भी बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी में ऐसा होता है। ये यहाँ हमने मैप बना लिया। ये जो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा जा रहा है ना, यही वाला हिस्सा क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर पॉइंट देखते हैं इस तरफ पॉइंट देखेंगे अब हम कि अवशिष्ट पर्वत है। ये बहुत घिसा पिटा है, सबसे टूटा फूटा है, क्योंकि सबसे पुराना है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, इस तरीके से देखो दोस्तों, कठिन कठिन जो वर्ड होते हैं उनका मैं मीनिंग भी बता देता हूं, ताकि आप लोगों को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी इसकी है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर, और कहां पे है, राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। और कितनी ऊंची है ये भी देखो, 1722 मीटर। बस इतना याद रखो। देखो दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको जरूर आपको बताता हूं कि अरावली पर्वत श्रेणी में आखिर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, तो यही है। ठीक है, तो आप देखो ऊपर से नीचे तक देखो कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है। लेकिन अभी सेशन समाप्त, क्लास समाप्त नहीं हुई है। अभी आपको दो चीजें और देखना है, सतपुड़ा और नीलगिरी पहाड़ी। तो बने रहिए, अभी देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक ही बार में दोनों को लिख दिया है। अभी देखो ये कितने बेकार लग रहे हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे तो देखना कितना बेहतरीन लगेगा। सबसे पहले सतपुड़ा के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या है, ये इसके उत्तर में जो है, उत्तर में नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, और अगर इस तरफ इसका विस्तार देखें, विस्तार, तो विस्तार में इसमें क्या है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में। तो हमें इस तरीके से याद रखना है। और फिर एक पॉइंट देखते हैं इधर कि दक्षिण में इसके क्या है, देखो लिख भी वहीं रहा हूं, दक्षिण में ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी है। देखो आपको नदियों का आधा से ज्यादा तो यही समझ में आ जाएगा, लेकिन नदियों का चैप्टर जो है वो अलग होने वाला है। ठीक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी क्या है वो भी देखते हैं। सर्वोच्च चोटी है इसकी दोस्तों धूपगढ़, इस तरीके से लिखो, धूपगढ़। ठीक है, और ये कहां पे है ये भी बता देता हूं, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है।
और अब हम इसको कर लेते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से सबको किया है। तो ये अभी देखना, अभी देखो दोस्तों कैसा लग रहा है, अब देखना ये कितना बेहतरीन लगेगा। ये हमने इसको क्या किया, इसको बादलों में पैक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, इसमें इतना ही पॉइंट और इतना ही है। देखो आप चाहे 10 पेज पढ़ लो चाहे इतना पढ़ लो, पढ़ना आपको यही चीजें। ठीक है, तो इसीलिए आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो समझा रहा हूं वो बिल्कुल तरीके से आप लोग समझिए और करिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का जो है वो ये मिलन बिंदु है। तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ठीक है, तो ये क्या है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। तो बस इस तरीके से इसको पॉइंट में पैक कर लो। अब इसका विस्तार देखते हैं, इंपॉर्टेंट है विस्तार। विस्तार देखें तो ये कहां से, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 राज्यों में फैली हुई है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इस तरीके से फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से आप लोग इसको पैक करिए। ठीक है, देखिए मजा कितना आ रहा है, कितना बेहतरीन समझ में आ रहा है। एक पॉइंट इस तरीके से लाइए और इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। अब सर्वोच्च चोटी में आप लोग जब देख रहे हैं तो डोडा बेटा, डोडा बेटा, और ये कितना मैंने बताया था, मैंने पिछली बार भी बताया है कि 2633 मीटर है ना। तो और कहां पे है ये, तमिलनाडु। दोस्तों ये मत सोचना कि सर आपने पिछली वीडियो में तो बताया था कि सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे नहीं, ये नीलगिरी की फर्स्ट है। ठीक है, और वो अन्नामलाई की अनाईमुड़ी फर्स्ट थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको इस तरीके से। तो ये नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं इसकी पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो यही है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद करना है। और दोस्तों देखो कितना बेहतरीन समझ में आ रहा है ऊपर से नीचे तक। देखो ये इतना सा 3 पेज में किताबों में मेंशन करते हैं, लेकिन मैंने कई किताबों से पढ़ा है, मुझे जो मिले हैं पॉइंट्स वो मैं इसी छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और पढ़ाता ही रहूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को हाथ जोड़ के विनती है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए, आगे भी दिलचस्पी इसी तरीके से दिखाते रहिए हमारे इस चैनल पे, और बहुत बेहतरीन वीडियोस में आने वाली हैं जल्द बहुत अच्छी तरीके से। ये जो ज्योग्राफी का सेशन है ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। ठीक है, 4-5 क्लासेस शायद और होंगी, उसके बाद ये ज्योग्राफी का सेशन पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम देखेंगे, अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर देखने वाले हैं वो भारतीय मरुस्थल, और उसके साथ साथ कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें और भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो प्लीज अगर समझ आए तो एक बार फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।